हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस 12th की सेक्शन ए की यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड वुमेन रिजर्वेशन। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने सोशल जस्टिस वाले टॉपिक को डिस्कस किया था। वीडियो के इस पार्ट में हम इकोनॉमिक जस्टिस और वुमेन रिजर्वेशन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, यानी इकोनॉमिक जस्टिस के मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद से सेकंड हमारा टॉपिक होगा कि व्हाट आर द प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक जस्टिस, यानी इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा होगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस टू स्टैब्लिश द इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, यानी इंडिया में यदि हमें इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, यानी इकोनॉमिक जस्टिस का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है या कोई भी सोसाइटी है उसमें मनी या प्रॉपर्टी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कोई भी पर्सन है वो पावर और हायर प्लेस सोसाइटी में तभी गेन कर सकता है जबकि आज उसके पास बहुत ज़्यादा मनी और या फिर प्रॉपर्टी हो। तो ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में ट्राई करता है टू इंक्रीज हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, अपनी वेल्थ और प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। तो यदि किसी भी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं रिगार्डिंग द पावर एंड वेल्थ, यदि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उस सोसाइटी में इकोनॉमिक इनजस्टिस या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। सपोज यदि कोई भी हमारी सोसाइटी है और सोसाइटी में सबको अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, या जितने भी अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि एक सोसाइटी का एक सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिच है और दूसरा सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर है। तो इस तरह से किसी भी सोसाइटी में जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम इकोनॉमिक इनजस्टिस या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या हुआ कि जब जो भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं रिगार्डिंग द वेल्थ, तो ईच एंड एवरी सोसाइटी में उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग द पीपल। तो हम कहते हैं कि सोसाइटी में क्या एस्टैब्लिश है, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कोई भी सोसाइटी है वहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन को यदि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि वो अपनी लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने में एलिजिबल है, तो हम कहेंगे कि उस सोसाइटी में क्या एस्टैब्लिश है, इकोनॉमिक जस्टिस। यानी इकोनॉमिकली लेवल पे ईच एंड एवरी पर्सन इतना ज़्यादा कैपेबल हो कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको ईजिली या रेस्पेक्टफुल जो लाइफ है उसको ईजिली क्या कर सके, मैनेज कर सकें। ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो अपनी जो मिनिमम नेसेसिटी है लाइफ की उसको फुलफ़िल करने में, उसको अचीव करने में, ऑब्टेन करने में क्या है, कैपेबल है। इकोनॉमिक जस्टिस से रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमें याद रखने हैं। तो पंडित नेहरू जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी हैज़ नो वैल्यू टू ए पर्सन हु इज़ स्टार्विंग, यदि किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में जब तक लोग भूखे हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई भी वैल्यू नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कहा था कि दोज हु आर पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ मैनुअल वर्क एंड दोज हु डू नॉट गेट एनी मैनुअल वर्क एंड आर स्टार्विंग कैन नॉट बी प्राउड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉ। यानी जो भी पर्सन जो है वो गरीबी की जो मार झेल रहे हैं या फिर मैनुअल वर्क के तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं और उनको किसी भी तरह का जो मैनुअल वर्क है यदि नहीं मिल रहा है तो, और वो भूखे हैं, तो इस तरह से वो लोग जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन या इसके लॉ पे प्राउड फील नहीं कर सकते। यानी कोई भी पर्सन है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ को तभी रेस्पेक्ट कर सकता है जबकि जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके बिहाफ पे इकोनॉमिक जस्टिस सब स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। यानी जितने भी हमारे अवेलेबल इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से किया जाए ताकि ईच सोसाइटी के ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ की जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है उसको फुलफिल कर सके। इस तरह से इंडियन सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो इंक्लूड किए हैं। तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं।
तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस को के आइडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए और प्रैक्टिकली इसे सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारे जो प्रोविजंस है वो इंक्लूड किए गए हैं। यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 16 है, ऑल द सिटीजन शैल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी एम्प्लॉयड इन द जॉब्स लेइंग वेकेंट विद इन द स्टेट। यदि किसी भी स्टेट में किसी भी तरह का जो एम्प्लॉयड है, यदि वो वेकेंट है, खाली है, किसी भी तरह की जॉब है, तो उसमें ईच एंड एवरी पर्सन को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स के थ्रू जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से आर्टिकल 19(1) का जो पार्ट 6 है उसमें ये प्रोविजंस है कि ईच एंड एवरी सिटीजन्स को ईच एंड एवरी स्टेट में किसी भी तरह का जो बिज़नेस है, ऑक्यूपेशन है या जो लाइवलीहुड है वो अचीव करने का, ऑब्टेन करने का उसका क्या होगा, राइट्स होगा। और इसके साथ साथ ही जो हमारे स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी इकोनॉमिक जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल 39। इसके साथ ही हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो कि हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक डिस्क्राइब्ड हैं, उनमें भी इकोनॉमिक जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 क्या कहता है कि आर्टिकल 39 में स्टेट इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्रिएट करता है ताकि ईच एंड एवरी सिटीजन्स को, फर्स्ट यदि बात करें कि ईच एंड एवरी सिटीजन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे जो इनफ मीन्स ऑफ अर्निंग और लिविंग यानी कमाने के या रहने के जो इनफ मीन्स है, साधन है, वो पर्याप्त मात्रा में उसे मिलने चाहिए। स्टेट इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, इस तरह की जो ऑर्डर है, इस तरह की जो एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उसको इंक्रीज़ करेगा। सेकंड है कि मैन एंड वुमेन बोथ गेट द सेम सैलरी फॉर द सेम वर्क, यानी जो मेल है या फीमेल है दोनों को यदि सेम काम करे तो उसके लिए सेम जो सैलरी है वो प्रोवाइड हो, ठीक है। तो स्टेट पॉलिसी में ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही आर्टिकल 39 में ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि जो भी हमारी कम्युनिटी या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका जो कंट्रोल है, ऑनरशिप है, इस तरह से हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी पब्लिक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको उनका बेनिफिट्स मिल सके। जैसे यदि हम हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें या फिर पार्क है, गार्डन है या जितने भी पब्लिक जो प्लेसेस हैं उन पब्लिक प्लेसेस का कंट्रोल है या ऑनरशिप है इस तरह के लोगों के पास होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जो बेनिफिट्स है वो ऑब्टेन हो। इसके साथ साथ ही जितने भी हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी हमारी प्रॉपर्टी या जो प्रोड्यूसिंग जो रिसोर्सेज है उन सब का जो सेंट्रलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, यानी जो भी हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना चाहिए ताकि ईच एंड एवरी जो सोसाइटी का जो सेक्शन है उसको उससे रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। तो इस तरह से ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न। इसके साथ साथ ही हमारी जो प्रियम्बल है, इंडियन प्रियम्बल, इसमें इकोनॉमिक जस्टिस स्टैब्लिश करने का जो इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ इकोनॉमी है इस टर्म को यूज़ किया गया है, ठीक है, ताकि हमारे इंडियन में इकोनॉमिक जो जस्टिस है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कौन कौन से प्रोविजंस है जिन प्रोविजंस के बिहाफ पे इंडिया में इकोनॉमिक जस्टिस है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो इंडिया की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रही है, अनसर्टेन रही है। बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है बिटवीन द रिच एंड पुअर। जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है और जो पुअर है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर है। तो इस तरह से इस डिस्पैरिटी, इस जो डाइवर्जन है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नए नए जो प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंट करती है ताकि इंडिया में इकोनॉमिक जो जस्टिस है उसको स्टैब्लिश किया जा सके। तो कौन कौन से प्रोविजंस है बाय द गवर्नमेंट रन किए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमिक जस्टिस को स्टैब्लिश किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो रिच और पुअर का जो सेक्शन है जो कि दो सेक्शन में डिवाइडेड है उसको दूर किया जाए, ठीक है। टू बैन द राइट्स ऑफ अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, और जो अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है कि कोई पर्सन है उसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि वो अपनी नीड से बहुत ज़्यादा है और किसी
किसी पर्सन के पास अपनी लाइवलीहुड, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी प्रॉपर्टी या फिर पैसा नहीं है, तो इसको अनलिमिटेड प्रॉपर्टी को बैन किया जाए। टू एंश्योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी सिटीजन, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और इसके लिए ईच एंड एवरी पर्सन को जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि ईच एंड एवरी पर्सन के पास क्या हो, वेल्थ हो। इसके अलावा प्लानिंग फॉर न्यू प्लान फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो जो पुअर पीपल है उनको वेलफेयर के लिए नए नए जो प्लान्स हैं वो डे बाय डे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही जो टैक्स सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किया जा रहा है और इसके साथ इस टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है। टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम रादर देन कास्ट बेसिस, ठीक है, और जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी या रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उनको कास्ट के बेसिस पे ना इम्प्लीमेंट करके किसी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। जैसा कि अभी EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि हमारे जनरल कास्ट के लोग हैं जो भी इकोनॉमिकली वीक हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से जो भी हमारा रिजर्वेशन है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है उसको इकोनॉमिकली बेसिस करके भी इंडिया में जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो स्टैब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमेन रिजर्वेशन। तो वुमेन रिजर्वेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो इंडियन सोसाइटी हमारी कैसी है, पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल का मतलब है मेल डोमिनेंट, यानी जो मेल होते हैं वो सुपीरियर होते हैं और जो फीमेल होती हैं वो कैसी समझी जाती हैं, इन्फीरियर समझी जाती है टू द मेल, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेडिशन चला आ रहा है और इस कॉन्सेप्ट के कारण ही इंडिया में जो वुमेन का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाया है, ठीक है। पिछले 70 सालों की बात करें कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस की यदि बात करें तो भी वुमेन की एजुकेशन की फील्ड में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस देखा गया है, लेकिन फिर भी वुमेन की आज की बात करें तो आज भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में या इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए या पॉलिटिक्स के फील्ड में जो सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है वो रिगार्डिंग द मैन नहीं प्रोवाइड की गई है। यानी एजुकेट वुमेन का एजुकेशन लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ होने के बाद भी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी या बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स या फिर इंडस्ट्रीज़ में काम करने की जो सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट, किसी भी नेशन को यदि डेवलप करना है तो जब तक वहाँ की जो वुमेन्स हैं वो सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली डेवलप नहीं होंगी या उन्हें मैन के इक्वल स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो रियल प्रोग्रेस नहीं होगी या फिर उस कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो नहीं होगी। यानी किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो वुमेन की प्रोग्रेस पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम से ही वुमेन की जो कंडीशन है इंडिया में वो कैसी है, इन्फीरियर है। तो इसलिए वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है ताकि उसको भी सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली है वो डेवलप किया जा सके। Therefore, it is mandatory that they should be given all facilities in all the field so that they are equal to men in power and capabilities. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उनकी जो inferior जो status है, जो condition है, उसको improve करने के लिए उन्हें each and every जो field है उसमें equal जो facilities हैं, opportunities हैं वो provide की जाए ताकि they are equal to men in power and capabilities, ठीक है। so that they are equal to men in power and capabilities, की power और capabilities की बात करें तो वो मैन के इक्वल है, इसीलिए उन्हें ईच एंड एवरी फील्ड में जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन मैनी स्टेट्स, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब पोस्ट जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। इसके साथ साथ ही एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर आर्मी की बात करें तो उसमें भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के बिहाफ पे वुमेंस को अब अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारी जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उनका जो शेयर है वुमेन एम्प्लॉयमेंट का इन ऑल द फील्ड इन कंपैरिजन टू मैन, मैन के कंपैरिजन में यदि उनका शेयर की बात करें तो वो अभी भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। वो अभी भी क्या है, वेरी लेस, इज स्टिल वेरी लेस, ठीक है, स्टिल वेरी लेस। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, लेकिन उनके शेयर की बात करें इन कंपैरिजन टू मैन इज स्टिल वेरी लेस, आज भी बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह से वुमेन को सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग द सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बात करें या इक्वल स्टेटस है वो प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन है उन्हें प्रोवाइड किया गया है इन द गवर्नमेंट जॉब्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें भी वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें जो 1/3 पोस्ट है, ठीक है, 1/3 जो पोस्ट है, दे आर रिजर्व फॉर द वुमेन। उनको वुमेन के लिए क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है, ताकि जो वुमेन है वो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके डेवलपमेंट में जो प्रॉपरली एक्टिव और पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इस प्रोविजंस के थ्रू जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। इस तरह से इसके साथ साथ ही वुमेन्स को पॉलिटिकली एम्पावर करने की, सोशली एम्पावर करने की कोशिश की गई है, और उनका जो भी एक्टिव रोल है वो प्ले कर सके इन द वर्क ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, थ्रू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 जो पोजीशन है जो वुमेन के लिए रिजर्व की गई है, इसके थ्रू वो सोशली या पॉलिटिकली जो एम्पावरमेंट यानी वो सशक्त हो सकेंगी, स्ट्रेंथ हो सकेंगी, और इसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें एक इम्पॉर्टेंट और एक्टिव रोल प्ले कर सकेंगी। इसके साथ साथ ही यदि हम बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो वुमेन्स का रिजर्वेशन है वो 14.3% है, वो अभी रिकॉर्ड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि वुमेन की राज्यसभा और लोकसभा में भी रिजर्वेशन के लिए सीट्स को रिजर्व करने की जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम बहुत बार की गई है। देयर इज नीड ऑफ रिजर्वेशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑल द सोशल of that can also, and they are able to give their full contribution to politics and society to ensure their social, political and economic rights। यानी इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में भी वुमेन को रिजर्वेशन का जो पर्पज़ है वो क्या है, ताकि जो भी हमारी जो वुमेन्स है वो पॉलिटिकली, सोशली या फिर इकोनॉमिकली राइट्स को इंश्योर करते हुए पॉलिटिक्स में अपना जो फुल कंट्रीब्यूशन है वो दे पाएँ। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में भी उनको पार्टिसिपेशन है थ्रू द रिजर्वेशन इंक्रीज करने के लिए एक कोशिश की गई है। ठीक है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में वुमेन को रिजर्वेशन की जो डिमांड है उसको यदि फुलफिल किया जाता है तो जो हमारा डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ इंडिया है वो क्या होगा, स्ट्रेंथन, यानी वो मजबूत होगा। वुमेन को लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए टाइम टू टाइम में एफर्ट्स किए गए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बिल, रिजर्वेशन बिल है वो प्रेजेंट किया गया था 1996 में, 1998 में, 1999, 2002, 2003, 2008 एंड 2010 एंड 2016। ठीक है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली है, ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या पॉलिटिकल सबऑर्डिनेट्स थे उन्होंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। एंड डिमांड फॉर कास्ट रिजर्वेशन, और टाइम टू टाइम कौन से रिजर्वेशन की डिमांड आती रही, कास्ट रिजर्वेशन की, जिसके बिहाफ पे ये जो बिल है वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है। लेकिन 33% जो पोस्ट है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन के लिए क्या कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में जो वुमेन्स का जो रिजर्वेशन की डिमांड्स है उसको अभी भी क्या है, ये पेंडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड शी सर्व फ्रॉम 2007 टू 2012, यानी 2007 से लेकर 2012 तक उन्होंने इस पोस्ट पे अपनी जो सेवाएं हैं वो दी थी। तो इस तरह से वुमेन की जो कंडीशन है, जो स्टेटस है सोसाइटी में, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए वुमेन रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हमारा एक स्टेटमेंट है अमेरिकन प्रेसिडेंट थे हमारे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने क्या कहा है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक जस्टिस, कि नोबडी कैन अटेन ट्रू फ्रीडम विदाउट इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कोई भी पर्सन है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रीडम के बिना किसी भी तरह की जो फ्रीडम है उसे प्रोवाइड नहीं हो सकती। यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तो उसे किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके थ्रू 1/3 जो पोस्ट है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्व की गई है फॉर द वुमेन। तो 33% या 1/3% एक ही बात है। ठीक है, तो 1/3% है वो 1/3 जो पोस्ट हैं वो रिजर्व की गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में।
तो सिंस ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड वुमेन रिजर्वेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।